और और वो मैं प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्ड नहीं हो सका था उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा देता हूँ। और ताकि जो लोग मतलब जिनका लेक्चर मिस हुआ है वो उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनकर चेक कर सकें। अच्छा। हम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा दराज का फोल्डर था और इसमें हमने इंडेक्स पेज को स्टाइल किया हुआ था। और इसमें हमने किया क्या था कि ये बेसिकली एक हमने डिव का टैग बनाया और उस डिव टैग के अंदर जैसे ये प्रीवियस टैग को अगर आप समझ लें तो ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हमने एक इमेज का टैग लगाया था और एक लिस्ट का टैग, और फिर उनको एक डिव के अंदर रख के उसको डिज़ाइन किया था। इसी तरह से हमने एक डिव का टैग लगाया जनरली, और उसके अंदर दो टैग्स लगा दिए थे। एक H1 का टैग यानी हेडिंग का टैग, और दूसरा पैराग्राफ का, और तीसरा बटन का टैग लगाया था। अच्छा, अब इसको हमने फर्दर जो डिज़ाइन किया था वो स्टाइल डॉट सी एस एस के ज़रिए किया था और उसकी क्लास क्लास के ज़रिए। अब जैसे ये है कंटेंट क्लास, ठीक है। क्लास का नाम क्या है? कंटेंट। तो डॉट कंटेंट हमने क्लास का नाम लिखा और इसका हमने विड्थ डिफाइन कर दी जी 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, टॉप 50% यानी ऊपर से जो मार्जिन है वो 50% कर दें, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने सेंटर में, यानी जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा, और कलर हमने कर दिया #FFF। अच्छा, अब अगर यानी ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना करूं तो जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे शो होगा? मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा पेज था और इसको मैंने गूगल क्रोम से ओपन किया। अब ये हमारा कल थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ था। मैं एक दफ़ा दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको एक दफ़ा, इस कोड को ना मैं एक दफ़ा एक साइड पे रख के फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, ये सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा इसका ये शो किस तरह से होता है। ये सिंपल इस तरह से शो हो रहा है। ये मेरा अभी HTML का कोड है। HTML का कोड तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये डिव का टैग है, उसके अंदर एक हेडिंग का टैग लगाया हुआ है और एक पैराग्राफ का टैग है और एक नीचे बटन का टैग है। तो अभी ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये बटन आ रहा है, ये ऊपर पैराग्राफ आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर में लेके आना है। किधर लेके आना है? सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए मैं जो इसकी क्लास है, क्लास मेन कौन सी है? कंटेंट। तो मैं उसको डिज़ाइन करूँगा। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने डॉट कंटेंट लिखा, यानी ये जो कल वाला कोड था मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जो डॉट कंटेंट वाला। अब ये डॉट कंटेंट, और उसके बाद विड्थ मैंने कर दी 100%, और पोजीशन मैंने कर दी एब्सोल्यूट, और उसके बाद टॉप 50%। ये सेंटर में आना है ना, तो इसलिए मार्जिन टॉप हमने कर दिया 50%, टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर में, और कलर इसका क्या होगा? वाइट। ये #FFF, इसका मतलब क्या है? कलर वाइट है। अब ये देखो, ये ब्लैक है, कलर ब्लैक है। और मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा, अभी एक मिनट मैं सेव कर लूँ। मैं इसे स्टाइल CSS के अंदर इसकी प्रॉपर्टी लिखकर अब मैं जब इसको एक्सेस करूँगा, ये किधर आ गया? सेंटर में आ गया। और इसका सेंटर में आने से क्या हुआ? क्योंकि इसकी टॉप से 50% है, और जो इसका टेक्स्ट लाइन है वो किधर हुआ है? सेंटर में। और इसका टेक्स्ट कलर वो क्या हो गया? वाइट हो गया, क्योंकि हमने कलर का कोड दिया हुआ है #FFF, जो कि वाइट का कोड होता है। तो ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद फिर हमने इस कंटेंट क्लास के अंदर दो टैग्स हैं। कौन से?
ये बल्कि 3 टैग्स हैं, एक H1 का टैग है, एक पैराग्राफ का टैग है और एक बटन का टैग है। अब मैंने पहले H1 को करना है, फिर P को करना है, फिर बटन को करना है, सेम एज इट जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि जैसे यूएल के अंदर हमने लिस्ट के टैग को डिफाइन किया था। तो पहले मैं हेडिंग को करता हूँ। तो मैंने हेडिंग के टैग को किस तरह से एक्सेस करूँगा, क्लास का नाम आ जाएगा डॉट कंटेंट फिर H1 और इसका मैंने फॉन्ट साइज 70 पिक्सल कर दिया, मार्जिन टॉप कर दिया 80 पिक्सल। अब ये देखिएगा सिर्फ 2 चीज़ें मैंने डिफाइन की हैं, एक तो इसका फॉन्ट साइज और दूसरा मार्जिन टॉप। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मार्जिन टॉप उतना आ गया और इसका फॉन्ट साइज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैं सेट करता हूँ किसको, पैराग्राफ टैग को। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, कंटेंट की क्लास में जाओ और पी टैग में से पी टैग को हिट करो। तो डॉट कंटेंट और पी टैग को हिट करो और उसका भी मैंने मार्जिन कर दिया 20 पिक्सल, एक्स के अलाउंग और वाई के अलाउंग मैंने कर दिया ऑटो, फॉन्ट वेट मैंने कर दिया 100 मतलब उसका बोल्ड हो जाए, और लाइन हाइट मैंने कर दी 25 पिक्सल। लाइन हाइट का मतलब क्या है कि अगर 2 लाइनें इकट्ठी लिखी हुई हैं तो उसके दरमियान इतनी स्पेस आ जाए। क्लियर हुआ? तो अब इसे हम करते हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी ये स्पेस क्रिएट हुई और ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, उसके बाद ये तो चीज़ हो गई कौन सी, पैराग्राफ की भी हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ थी, वो थी बटन के बारे में, ठीक है। तो वो फिर मैंने बटन के टैग को, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही बटन है का टैग लिखा हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट बटन लिख लिया। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो डॉट कंटेंट और फिर बटन लिखेंगे, सही है। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया, ये इसको मैं यहाँ से चेक करता हूँ। अब ये देखिए ये बटन का साइज इंक्रीज हो गया है क्योंकि इसके अंदर मैंने विड्थ कर दिया 200 पिक्सल, पैडिंग कर दी 15 पिक्सल। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि ये साइडों वाला जो आइटम लिखा हुआ है इसके अंदर सेंटर में जो टेक्स्ट है उसको चारों तरफ से इतनी स्पेस मिल जाए उसे हम पैडिंग बोलते हैं। और टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर में, मार्जिन एक्स के अलाउंग 20 कर दिया, वाई के अलाउंग 10 कर दिया, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर दिया। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये जो गोल सर्कल से बन जाता है, सही है। ये देखो ना साइडों से थोड़ा सा कर्व हो गया, तो ये बॉर्डर रेडियस होता है। तो ये था हमारा कल वाला लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो इसमें जो है ना इस तरह से आईडी के थ्रू भी एडिट, हाँ जी बिल्कुल, H1 और जो पी है उसको हम आईडी के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आप H1 को आईडी दे दें, पी को आईडी दे दें, तो भी एक ही बात है। क्लियर हो गया? बल्कि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं कर भी देता हूँ। जैसे मैंने आईडी इसको दे दी, ए दे दी, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव किया और इसमें H1, अच्छा उस जब मैं आईडी को दूंगा तो फिर मुझे ये कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आईडी को डिफाइन करूंगा हैश, सही है। और आईडी क्या आ जाएगी, ए। क्लियर है? और तब भी सेम चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। देखें कोई डिफरेंस नहीं है, मीन सेम चीज़ वर्क कर रही है। क्लियर हो गया? तो ये आप ये बात याद रखिएगा, यानी अगर हम आईडी के थ्रू देना चाहते हैं फिर हमें क्लास के अंदर उस टैग को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम उस आईडी का नेम लिखें, डायरेक्टली एक्सेस कर लें। तो ये आपने अच्छा किया, क्वेश्चन पूछ लिया, चीज़ें मतलब कि क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब हम आगे, आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो था बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है ना वो बेसिकली क्या होता है। बूटस्ट्रैप जो है ना, आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी कि अगर हम उनको मोबाइल में ओपन करें तो उसका व्यू चेंज हो जाता है। मैं एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, जैसे दराज.वीके। अब ये वेबसाइट ओपन की हुई है। अब मैं इसका अगर इसका मोबाइल व्यू चेक करूं, ठीक है। अब मैं इसका मोबाइल व्यू चेक करता हूं।
सैमसंग गैलेक्सी S8 पे इसका व्यू चेक करते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से शो हो रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है। क्लियर हुआ? अब ये यानी वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा। अगर मैं कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की आई थिंक ओपन करूँ, PU, शायद उसकी मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिव नहीं है। शायद अब उन्होंने रिस्पॉन्स कर दी हो, लेकिन ये है कि मे बी वो रिस्पॉन्सिव ना हो। अच्छा, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि अब जैसे हमने यानी कंप्लीट वेबसाइट पे मोबाइल के अलावा चेक करें तो वो पूरी इस तरह से 4 रोज शो हो रही हूँ, लेकिन अगर हम मोबाइल पे शो करें तो वो फिर क्या हो, 3 रो शो हो और नीचे 1 रो डिसअपियर हो जाए। अच्छा, मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिवनेस और अनरिस्पॉन्सिवनेस की। तो अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करता हूँ तो अब ये देखें, इसका मोबाइल व्यू चेक करें। अब ये कुछ कंट्रोल इधर आ रहा है, कुछ इधर आगे पीछे शो हो रहा है। इसका, हाँ, इन्होंने भी अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव की हुई है। बल्कि ये देखें ना, अबाउट अस एकेडमिक कोर्सेज, ये एक लाइन में आ रहे हैं। थोड़ा सा मोबाइल भी उनका अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इसी को मोबाइल के बगैर चेक करता हूँ तो ये देखें, तो ये एक ही रो में आ रहे हैं। ये देखें ना, एक रो में 3 कॉलम्स आ रहे हैं, 3 कॉलम्स। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में चेक करूं तो फिर कितने आ रहे हैं, फिर एक रो में 1 कॉलम आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये किस वजह से आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से। यानी ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिवनेस है। हाँ जी, वो मीडिया क्वेरी से सेक्टर अब हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप के अंदर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो जावास्क्रिप्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो हमारा मतलब कि जो रिमेनिंग सिलेबस है वो इंशाल्लाह उसके अंदर कवर हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से, यानी अगर हम बूटस्ट्रैप के अलावा अगर हम करते हैं तो फिर ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती। और जब हम अगर उसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो 2 इधर शो हो रहे होंगे, एक जो है ना इधर ये वाला बॉक्स डिसअपियर हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ रहा होगा। लेकिन हमने क्या करना होता है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस करना होता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस को करने के लिए हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है CSS की, जिसमें बहुत सी चीज़ें हमें बिल्ट इन मिल जाती हैं, और हम उस बिल्ट इन जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए हम आगे मीट के अपनी वेबसाइट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा आ रहा है इसका जो है ना वो ये वेबसाइट है जिसका नाम है getbootstrap.com। getbootstrap.com ये एक वेबसाइट है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये getbootstrap.com। अच्छा, अब ये जो getbootstrap.com है ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ज़रिए हम बूटस्ट्रैप का जो करंटली वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो इसका करंटली वर्जन चल रहा है वो है 5.2, ठीक है, ये करंटली इसका जो वर्जन अभी चल रहा है। अच्छा, अभी इसको इसकी वेबसाइट भी है जिसमें आप कंप्लीटली जो भी मतलब कि इसके अंदर अपडेट्स वगैरह होती हैं या कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह हो तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा ये उसकी ये अगर आप मेन वेबसाइट पे इसके जाएंगे, मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर इसका कुछ थोड़ा सा बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये वर्जन 5.2 है, इसमें CSS वेरिएबल्स, रिस्पॉन्सिव
ऑफ कैनवास, न्यू यूटिलिटीज, मोर वगैरह इस तरह मतलब और मज़ीद चीज़ें यूज़ हुई हैं। बिल्ड फॉर रिस्पॉन्सिव साइट्स, ठीक है, गेट स्टार्टेड एनी वे यू वांट। और ये कुछ मतलब कि उन्होंने जनरली एक आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सही है। तो ये बेसिकली मतलब कि इसका थोड़ा सा आप लोग एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। मैं अभी इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या बोलता है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि हमने अगर इसे स्टार्ट करना हो तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बिल्ट इन मिल जाएंगी। तो इसका हर एक चीज़ का एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे आपने कोई टाइटल, कोई हेडिंग यूज़ करनी है तो उसका भी एक क्या है, कोड है। अगर आपने एक फॉर्म यूज़ करना है उसका भी एक कोड है। अगर आपने टेबल यूज़ करना है तो उसका भी एक क्या है, एक कोड दिया हुआ है। तो हम एक छोटा सा एक कोड लेते हैं, जैसे ये इन्होंने एक दिया हुआ है छोटा सा एक कोड, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बेसिक स्टार्टअप के लिए फिर हम इस कोड को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, डेस्कटॉप, और इधर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम मैं देख लेता हूँ, बूट स्ट्रैप। और इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं इसे रन करता हूँ। ये बूटस्ट्रैप और इंडेक्स, और इसे मैंने ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है। अब देखें एक चीज़, जब हम HTML CSS के साथ कर रहे थे तो उसमें हमें ये सब चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत थी, जैसे उसका फ़ॉन्ट साइज, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी। लेकिन बूटस्ट्रैप में ये सब चीज़ें उसने खुद पिक कर ली। वो किस तरह से कि हम इसके बेसिकली बिल्ट इन लाइब्रेरीज को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब जैसे ये इसमें यूज़ हुआ हुआ है, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका लिखने का जो तरीका होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले हम क्या लिखते थे, खाली HTML, और HTML स्टार्ट कर दे। इधर वो चीज़ डिफाइन करता है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश, EN इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद मेटा चार सेट UTF-8, ये UTF ASCII, ये डिफरेंट जो है ना वो कोड यूज़ होते हैं, राइटिंग स्कीम है, ठीक है। तो ये मतलब कि UTF-8 बेसिकली एक लिखने का एक तरीकाकार है। ASCII जैसे कोड होते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं। तो ये मतलब कि वैसे कोड यूज़ होता है नॉर्मली UTF-8। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे ये एक लाइब्रेरी का लिखने का मेथड है कि मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट आ गया। कंटेंट क्या आ गया जी, विड्थ, डिवाइस विड्थ, यानी डिवाइस की विड्थ को पिक करो और ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। यानी अगर हम इसको वेबसाइट के अकॉर्डिंग करेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, स्मॉल स्क्रीन पे करेंगे तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली कोर्स कोड है। अच्छा, अब हम जब भी यानी जैसे पैराग्राफ या कोई फॉर्म या इस तरह से लिखेंगे तो उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें हमें डिफाइन करना होगी। अच्छा, इसी तरह से एक होता है CDN, ठीक है। अब CDN एक लाइब्रेरी है जो कि कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर या थर्ड सर्वर के ऊपर उधर वो होस्ट हुई हुई है, और उसके सारे फीचर्स को हम जस्ट एक लिंक के ज़रिए एक्सेस करते हैं। जैसे कोई हम एनिमेशन लाना चाहते हैं, ठीक है, या इस तरह से मतलब कुछ एनिमेशन या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ यानी कोई एडवांस लेवल पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CDN की लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है।
तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सेम वही पहले वाली चीज़ तो सेम आ जाएगी, यानी मेटा चार सेट UTF-8 वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे, व्यू पोर्ट कंटेंट वो भी हम चीज़ डिफाइन करेंगे, फिर आगे एक लिंक हम लगा देंगे। अब ये cdn.js ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, deliver.net npm bootstrap ये सारा, ये इतने तक ये इसकी ये फाइल पड़ी हुई है min.css के नाम से, bootstrap.min.css के नाम से, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल है ये कहाँ पे पड़ी है, इस लिंक के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन हम इसका जो कोड है वो हमें लिखना नहीं पड़ रहा। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इस लिंक को एक्सेस करते हुए सारी फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करता हूँ और चेक चेक कर लेता हूँ कि क्या चेंजिंग्स आती हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको इधर पेस्ट करता हूँ और इसे हम सेव करते हैं। अभी ये देखें, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। तो वो किस वजह से, कि अब ये जो हमने लिंक लगाया है, ये जो हमने लिंक लगाया है इस लिंक के ऊपर जो फाइल पड़ी होगी, जो फाइल पड़ी होगी, यानी उसमें अगर फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट दिया हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसी में चेंजिंग आएंगी। अब जैसे इधर फ़ॉन्ट फैमिली उधर चेंज थी, अब इधर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज है। तो इधर वो किस वजह से चेंज है कि जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है उसमें जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हुई है वो इधर क्या होगी, यूज़ होगी। तो इसी तरह से हम इसका वर्ड्स के अंदर एनिमेशन लाना, टेक्स्ट के अंदर एनिमेशंस वगैरह लाना, तो वो भी हम इसी के ज़रिए लाएंगे। तो ये इसे हम बोलते हैं CDN लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, ये भी बेसिक्स बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अब ये ड्रॉप डाउन्स हो गए, पॉप अवर्स हो गया, या टुलिप्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन, ये जो मेन्यू बार में हमने कल मेन्यू बार बनाया था, तो उसमें ये भी किसके ज़रिए होता है, CDN के ज़रिए होता है। लेकिन वो अगर हम CDN को मतलब ये ड्रॉप डाउन्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर हम ये नीचे वाले लिंक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कल हमने जो मतलब कि बनाई थी, वेबसाइट बनाई थी, उसमें हमने जो मेन्यू बार बनाई थी वो सिंपल मेन्यू बार बनाई थी। उसमें जस्ट जो है ना वो हमने कोई ड्रॉप डाउन एक्सेट्रा इस तरह की कोई चीज़ को यूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर ये ड्रॉप डाउन एक्सेट्रा या इस तरह से बाकी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो अगर हम CSS के अंदर लिखेंगे तो उसका लेंथी कोड हो जाएगा। तो उस चीज़ को फिर हम इधर ये CDN लाइब्रेरी के ज़रिए क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर CDN के अंदर दो फाइल्स होती हैं, एक CSS के लिए होती है और एक जावास्क्रिप्ट के लिए होती है। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल किस लिए यूज़ होती है, जैसे आपने कोई अगर स्लाइड्स बनानी है, या स्लाइड्स वगैरह हो गई, ठीक है, या पॉपअप हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर यूज़ होती हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। तो अगर हम यानी वो चीज़ें भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड्स हो गई, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब को अगर हम देखें तो ये स्लाइड्स जो चल रही हैं, ये मोस्टली जो है ना वो किस में बनी होती हैं, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही बनी होती हैं। तो इस तरह के मतलब कि स्लाइड्स अगर आपने ऐड करनी हो या पॉपअप मैसेज ऐड करना हो, तो वो हम किसके ज़रिए फिर करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, यानी इसमें CSS भी यूज़ हो सकती है और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो सकती है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वो jQuery वगैरह आएगी, वो हम इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कवर करने की उसे भी कोशिश करेंगे। तो अगर हमने CSS के फीचर्स को इंक्लूड करवाना है तो क्या यूज़ करेंगे, इस लिंक को यूज़ करेंगे, और अगर हमने जावास्क्रिप्ट के फीचर को यूज़ करवाना है तो इस लिंक को यूज़ करेंगे। अब इस लिंक को हमने अपनी फाइल के साथ कैसे अटैच करना है, उसके लिए लिंक का टैग यूज़ होगा। जैसे ये लिंक, फिर href, फाइल का नाम आ गया, और फिर रिलेशनशिप आ गया, स्टाइल शीट,
और इंटीग्रिटी ये बेशक ना भी लिखें तो खैर है, जस्ट जो है ना वो ऊपर वाले आप लिख लें। और लेकिन ये है कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसके साथ आपने आरएल ये रिलेशनशिप स्टाइल शीट नहीं, ये नहीं लिखना आपने, जस्ट जो है ना वो आपने उस फाइल का लिंक पास करना है और उसको स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए ही एक्सेस होती है, उसके अलावा एक्सेस नहीं होती। ये हम जावास्क्रिप्ट का आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये मेरा बूटस्ट्रैप के बाद नेक्स्ट वही हमारा होगा टॉपिक। तो जावास्क्रिप्ट को हम जब भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग लिखना ज़रूरी होगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रख लेनी है। क्लियर हो गया? दो बातें अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी अगर हमने CSS को एक्सेस करना हो तो उसके लिए ये लिंक हम यूज़ करेंगे, और अगर हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना हो तो उसके लिए ये, और CSS के लिए लिंक का टैग यूज़ होगा और जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ होगा, SCRIPT। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखना हो, एक सिंगल लाइन का ही क्यों ना लिखना हो, उसके लिए भी हमें स्क्रिप्ट का टैग ही यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें हो गई, CDN का आपको बता दिया है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का भी कुछ थोड़ा सा आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आता है HTML5। HTML5 को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? ये जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं ना, ये जो आपने सुना होगा कुछ गेम्स वगैरह बनी होती हैं, गेम्स, ठीक है, तो जो वेब डेवलपमेंट गेम, वेब वेब बेस्ड गेम्स होती हैं, तो वो मोस्टली किसके अंदर बनती हैं? HTML5 के अंदर बनती हैं। और जब भी हम HTML5 को लिखना चाहेंगे तो उससे पहले हमें डॉक टाइप डिफाइन करना होता है, ठीक है, डॉक टाइप। अगर हम ये डॉक टाइप नहीं डिफाइन करते तो एक तो HTML फाइल नहीं चलती और दूसरा ये बूटस्ट्रैप की फाइल भी एक्सेस नहीं होती, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML ये एक मतलब कि एक छोटा सा एक लाइन का कोड जो है ना ये ऐड करना होता है। और HTML5 के अंदर ये आई थिंक मेरे ख्याल में 2002 या 3 में लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर कुछ कैनवा के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और इसी तरह से ये गेम वगैरह के, ये जो शूट वगैरह के लिए, और इस तरह से ये कुछ न्यू फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए थे। ये वीडियो का टैग भी उसी के अंदर ऐड किया गया था, सही है। तो HTML5 या हम अगर लेट्स सपोज के जो है ना बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉक टाइप को यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि एक ये लाइन ऐड करनी पड़ती है जिसमें हमने नेम, व्यू पोर्ट और कंटेंट हम बताते हैं कि भाई जो डिवाइस की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, कंटेंट हमारा एडजस्ट हो जाए। अब ये सिर्फ ये एक लाइन जो है ना ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे मैंने आपको बताया कि इसके डिफरेंट, जैसे हम वेबसाइट के अंदर हमने पढ़ा कि फॉर्म होता है, टेबल होता है, इसी तरह से तो या बटन होता है, तो इसी तरह से जो हम यानी जो भी चीज़ लिखेंगे उस सारे का एक सेपरेट क्या है, कोड है। अब जैसे बॉक्स साइज, अगर हम कोई बॉक्स साइज में कंटेंट शो करना चाहते हैं जैसे बटन वगैरह हो गया, तो उसके लिए फिर ये क्या, हम जस्ट ये लाइन लिखेंगे कि डॉट सेलेक्टर फॉर सम विजेट बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। अच्छा, इसमें हम क्लासेस को सेपरेटली नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि इसमें क्लासेस ऑलरेडी डिफाइन है, हमने उसको जस्ट क्या करना है, यूज़ करना है। ये भी बात याद रखिएगा। अब जैसे हम कस्टम CSS HTML के अंदर तो अपनी क्लास डिफाइन करते थे, फिर उसका नाम आ गया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे ये देखें डॉट सेलेक्टर फॉर सम विजेट, अब ये क्लास ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है, क्योंकि डॉट के साथ है तो इट मीन क्लास है, और क्लास जो है ना ये डिफाइन है। और इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है कि बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। तो इस तरह से हम यानी कोई बॉक्स अगर हम वेबसाइट में लगाना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस को कॉपी करेंगे और CSS के अंदर पेस्ट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो है ना वो बेसिकली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए
ये यहाँ से हम इसके अच्छा इसमें ना इसको डाउनलोड करने का भी दो मेथड्स होते हैं कि एक तो ये है कि हम इसका सोर्स कोड एक्सेस कर लें और दूसरा ये है कि जो बूटस्ट्रैप का जो मतलब लिंक है उसको हम कॉपी करके उधर यूज़ कर लें। तो दोनों तरह से मतलब कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यानी जैसे सीडीएन के ज़रिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके साथ ये लिंक आ जाएगा। अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसका ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम सोर्स कोड के ज़रिए करना चाहते हैं फिर ये आ जाएगा। सोर्स कोड का फ़ायदा ये होता है कि हम उसके ज़रिए अपनी क्लासेस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अ, ये मसला होता है, प्रॉब्लम होती है कि अब उसके अंदर क्लासेस वो खुद से डिफ़ाइन हुए होते हैं, उसके कोड को ढूँढना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मतलब कि कुछ लोग फिर सोर्स फाइल्स को नहीं करते, जस्ट जो मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की, बस उनके लिंक को कॉपी करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह से ये मैं आपको आगे पूरी हम अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट मैं एक दफ़ा थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है? नोड पैकेज मैनेजर इसे हम बोलते हैं। ये एनपीएम जो है ना लारावेल के अंदर भी यूज़ होता है। ये एनपीएम मीन स्टैक, मन स्टैक वहाँ पे भी यूज़ होता है, रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है पैकेज मैनेजर, ठीक है? पैकेज मैनेजर इसे हम बोलते हैं। और ये बेसिकली आप अगर कमांड बेस काम कर रहे हैं जैसे लारावेल या इस तरह से किसी फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसमें आप एनपीएम के ज़रिए भी बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो रिएक्ट जेएस वगैरह हो गई तो उसमें भी इसे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आप यानी ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं, 4 से 5 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला मेथड है कि आप क्या करो, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को एक्सेस कर लो। दूसरा क्या है, सोर्स फाइल्स को एक्सेस कर लो। और तीसरा है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट या उसकी जो सीडीएन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके ज़रिए आप उसको एक्सेस कर लें। और तीसरा है कि अगर आप लारावेल, मीन स्टैक, मन स्टैक या इस तरह के या रिएक्ट नेटिव के ऊपर या इस तरह के से काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करो, npm के ज़रिए उसको इंस्टॉल कर लें। तो वो कमांड होती है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और उस बूटस्ट्रैप का आगे वर्जन आ जाएगा और वो क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। सही है। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसका कंटेंट। अच्छा, अब इसका जो फाइल होती है उसके अंदर बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर बनता है। बूटस्ट्रैप के अंदर दो फाइल्स होती हैं, एक सीएसएस की फाइल होती है और दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, ठीक है। अब सीएसएस की फाइल के अंदर ये सब फाइलें ऑलरेडी क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं, ये जितनी भी हैं। अब ये ग्रिड, ये रिबूट, ये यूटिलिटीज़, ये सारी जो है ना बनी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो फाइल होती है ये बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस के नाम से होती है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की भी फाइल सारी बनी हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मेनली फाइल होती है वो मिन डॉट जे एस की फाइल होती है। ये सारी फाइल उसके अंदर मौजूद होती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छा, जब हम ग्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे ये देखिए टेबल वगैरह के लिए, तो उसके लिए फिर ग्रिड डॉट सी एस एस वाली यूज़ होगी। ये ओनली रिबूट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की भी इसी तरह से ये सोर्स कोड फाइल्स वगैरह का आ गया। अच्छा, ये जस्ट आप फिलहाल ये याद रख लें कि इसके अंदर दो फाइल्स होती हैं, सी एस एस की और जावास्क्रिप्ट के दो फोल्डर बनेंगे जब आप डाउनलोड करेंगे। तो जो सी एस एस का फोल्डर होगा उसके अंदर ये सब फाइलें इंक्लूड होंगी। इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होगा उसके अंदर ये फाइलें इंक्लूड होंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर आगे जो ये सपोर्ट करता है, सपोर्टेड वर्जन है वो क्रोम का 60 से अबव। अभी आई थिंक मेरे ख्याल में 90 वर्जन इसका चल रहा है। तो 60 तो बहुत पुराना हो चुका है। तो यानी 60 से ऊपर ये सपोर्ट करता है। फिर फायरफॉक्स का भी 60,
iOS का 12, सफारी का 12 और नॉट एक्सप्लोरर लेस देन मतलब कि 11 से ना कम हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अब वैसे भी वो ख़त्म कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, और क्रोम आई थिंक वो 92 या 93 इसका वेरिएंट चल रहा है, तो इसलिए ये तकरीबन सारों पे सपोर्ट करता है। फिर इस तरह से जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड जो वेरिएंट 6 है, अब तो वेरिएंट 12 चल रहा है, तो वेरिएंट 6 से अबव तकरीबन हर एक को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह से जो डेस्कटॉप है मैक, वो सारा बस को सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा इन सबको वो एक्सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? फिर इसी तरह से इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मैंने आपको बता दी कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक जनरल सा ब्रीफ मैंने मतलब कि इंट्रोडक्शन आपको दिया। एक्चुअली इसमें कोड लिखना कम है, समझने वाला ज़्यादा है। चीज़ों को समझना आपको मतलब क्या आना चाहिए, तो इसलिए मैंने कम्प्लीटली इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से आपको चेक करवाया है। तो ये जब हम मतलब कि इसे स्टार्ट करेंगे तो है वैसे बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैक्सिमम 1-2 लेक्चर्स में आपकी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जानी है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे मैं इनपुट ग्रुप को लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँ। अब ये देखिए इनपुट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ये सारे का सारा कोड आ रहा है, ये जो हमने फॉर्म वाला कोड लिखा था ना, फॉर्म वाला इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, ये सब चीज़ें, ये पूरे का पूरा कोड आपको दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इस कोड को यहाँ से, अब जब हमें अपनी वेबसाइट में फॉर्म लगाना होगा, मुझे क्या करना है कि इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा, और इस पूरे कोड को मैं कॉपी करके, ये देखें कॉपी, और मैंने इसे पेस्ट कर दिया किधर, वेबसाइट के अंदर। मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यानी हमने कोड नहीं लिखना, कोड आपको बना बनाया मिल जाएगा, जिस चीज़ का भी आपको कोड चाहिए, और हमने उसे जस्ट जो है ना वो क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ये देखिए फॉर्म आपको बना हुआ नज़र आ गया। क्लियर हो गया? तो ये में से ये इतना फ़ायदा है बूटस्ट्रैप का, और रिस्पॉन्सिव भी होगा। तो हम कल से इंशाल्लाह इस बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे फर्दर। आज आपने असाइनमेंट आपकी क्या है कि एक तो प्रीवियस जो लेक्चर था वो किसी ने भी नहीं सबमिट करवाया, वो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और दूसरा ये कि ये जो लेक्चर है इसको आपने रिवाइज करना है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, रीड आउट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और कल हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर एक पेज बनाएंगे।